अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं अमेठी खबर। दोस्तों, अमेठी खबर की मुहिम रहती है कि हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लाए जिनका इम्पैक्ट हमारे समाज में पड़े। आज हमारे साथ देख रहे होंगे एक महिला हैं और जो महिला सशक्तिकरण को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, लेखन के क्षेत्र में भी इनका बहुत ही उल्लेखनीय या यूँ कहें रिमार्केबल या इनक्रेडिबल स्थान रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी कुछ जो बुक्स हैं, बात करने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ, बोलती रोशनाई बहुत बेहतरीन जो है किताब है, गज़लों का संग्रह है। पता ज़िंदगी का एड्रेस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। आईने में चांद, रेत का समंदर, इस तरीके की बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें, आज अमेठी में ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैम जो हैं जीजीआईसी या यूँ कहें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। आज वो हमारे साथ में हैं, उनसे मुखातिब होंगे। उनकी सफलता की कहानी क्या है और जिससे बहुत सी बच्चियां, महिलाएं जो है इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकती है। मैम, सर्वप्रथम आपका अमेठी खबर में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मैं चाहूँगा कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक अच्छा जो है स्थान अर्जित किया है, तो शिक्षा प्राप्त करने के पीछे क्या इसकी कहानी है, सक्सेस स्टोरी की, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके हिस्से का संघर्ष होता है जी। अब वो बात अलग है कि कई बार वो पटल पर आ पाता है, कई बार नहीं आ पाता है। कुछ लोग संघर्ष से आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग मध्यम कोटि के होते हैं, वो बीच में ही छूट जाते हैं, संघर्ष छोड़ देते हैं। बहुत प्रतिभा होने के बावजूद भी जब आप संघर्ष से विमुख हो जाते हैं तो आप अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी आंखें जब सपना देखने लायक हो जाएं, जी। तो आप जब सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप अग्रसर होते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो संघर्ष तो निश्चित रूप से सबके हिस्से में होता है, हमारे हिस्से में भी रहा। हम तो कक्षा 5 के बाद पढ़ना ही नहीं था मुझे, लेकिन वो इत्तेफाकन मेरी पढ़ाई हो गई। मैं विद्यालय गई और विद्यालय में गुरुजी को मेरी प्रतिभा दिखी और उन्होंने मेरा नाम लिख लिया और मेरी पढ़ाई का पूरा जिम्मा भी उन्होंने उठाया। श्रद्धेय गंगा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन ही नहीं अर्पित करती हूँ, बल्कि उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं दूसरा गंगा सिंह जी की शिष्या बनकर और उनके स्थान को प्राप्त करके और बच्चों को भी मोटिवेट करूँ, प्रोत्साहित करूँ कि वो आगे बढ़ें और पढ़ें, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। और उसके बाद शिक्षा की भूख और प्यास तो ऐसी होती है कि जिसे लग गई उसे लग गई। जैसे किसी को कोई दुर्व्यसन हो जाता है, वैसे इसको आप सुव्यसन कह सकते हैं। कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सर्विस में आने के बाद बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त किया। जैसे मैं 4 विषयों में पीजी हूँ। अच्छा, 4 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, परास्नातक है। वो कौन से विषय? हाँ, ये विषय संस्कृत तो पहले से ही था और उसके बाद फिर मिडवल हिस्ट्री, हिंदी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा, एमएसडब्ल्यू भी किया? हाँ, एमएसडब्ल्यू पत्रकारिता एवं जनसंचार में परास्नातक डिप्लोमा है। अच्छा। और संगीत की एक डिग्री होती है प्रभाकर, जो 6 वर्षों की होती है, वो भी मैंने प्राप्त किया। डॉक्टरेट हूँ ही, पीएचडी हूँ संस्कृत में ही और बीएड हूँ। तो कुल मिला के ये है कि मुझे पढ़ना ही है और मैं ये जानती हूँ कि अगर वो अपने व्यक्तित्व को निखारना है, संवारना है और समाज में कुछ योगदान स्थापित करना है और अपने जीवन की सफलता और सार्थकता सिद्ध करनी है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तभी आप पढ़ाने लायक होते हैं। किसी भी शिक्षक को कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो आजीवन छात्र बनकर रहेगा तभी अच्छा शिक्षक बन सकता है। जिस शिक्षक ने ये सोच लिया कि मैं पूर्ण हो गया और अपने पात्र को भरा हुआ समझ लिया और ये समझा कि अब मुझ में कोई रिक्तता नहीं है, मैं कहीं और से कुछ आयातित नहीं कर सकता हूँ, प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। चूँकि मुझे अच्छी शिक्षिका होना है, भले प्रशासक का दायित्व तो मेरे पास है, लेकिन मैं कई कक्षाएँ पढ़ाती भी हूँ, अध्यापन कार्य करती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छी अध्यापिका सर्विस काल में बनी रहूं,
इसके लिए भी मुझे पढ़ना होता है। देखिए मैम का जो क्षेत्र है बहुत ही वास्ट है, विस्तृत है। 4 विषय में पीजी करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में इन्होंने एक बात ऐड की कि अगर हमें किसी को शिक्षित करना है, सबसे पहले हमको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इनके करियर में कहीं ना कहीं एक शिक्षक का ही योगदान है, जिनका नाम बताया। और पेशे से डॉक्टर हैं, नाम के पहले डॉक्टर लगाती हैं, और नाम है मैम का डॉक्टर फूलकली पूनम, उपनाम पूनम है या इलियास भी कह सकते हैं उसको। और साथ में इन्होंने बताया संगीत से भी रुचि है। तो मैं चाहूँगा क्या दर्शकों के लिए हमारे कुछ छोटा सा कुछ हो जाए? हाँ, बिल्कुल गुनगुनाते हैं। मेरे सामने तो मेरे गजल संग्रह ही रखे हैं। जी। ऐसे तो मस्तिष्क में पूरे समय नहीं आ रहता है, लेकिन अरे बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल सुनाते हैं, तुरंत तत्काल आपको सुनाते हैं। और गीत और संगीत के बिना तो जीवन वैसे भी निरर्थक है। मेरा अपना मानना है कि जिसने जीवन में गीत संगीत को शामिल नहीं किया, उसके जीवन का कोई बहुत मूल्य नहीं है। हर व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। संगीत तो हर जगह होता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हवाओं में भी है, पानी के प्रवाह में भी है, हमारे आपके बोलने में है, हमारे आपके चलने में है और देखने में है। देखिए मैंने एक गज़ल मेरी निकली। जी मैम। लिखा पत्ते में है पैगाम, फिर भेजा हवाओं से। वाह क्या बात है। लिखा पत्ते में है पैगाम, फिर भेजा हवाओं से। उड़ा पत्ता गिरे नीचे, दबाया तुमने पाँवों से। उड़ा पत्ता गिरा नीचे, दबाया तुमने पाँवों से। क्या बात है। कई एहसास भेजे थे, मिला रंगीन ख्वाबों को। कई एहसास भेजे थे, मिला रंगीन ख्वाबों को। परस्तिश में तुम्हें मांगूं, तुम्हें पाऊं दुआओं से। क्या बात है। परस्तिश में तुम्हें मांगूं, तुम्हें पाऊं दुआओं से। लिखा पत्ते में है पैगाम, फिर भेजा हवाओं से। क्या बात है, क्या बात है। दोस्त कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि मैम के द्वारा जो खुद लिखी हुई गज़ल है और अपने स्वरों में आप तक पहुंचाने का काम किया। और साथ में बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करेंगे मैम से, क्योंकि इनसे बात करने का बहुत सारा मुद्दा है। लेकिन अभी हम एजुकेशन से ही रिलेटेड बात करेंगे, इनके करियर से रिलेटेड बात करेंगे और किस तरीके से जो एजुकेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही बीइंग अ प्रिंसिपल। मैम अगर बात करें, 4 सब्जेक्ट थे आपके जिनमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा जी, तो आपने शिक्षक बनने का ही क्यों प्रण लिया? आप और भी कुछ बन सकती थी, अदर फील्ड में भी जा सकती थी। प्रारंभिक दौर में हमारे गुरुजन, जब मैं 6th to 8th जिस विद्यालय में पढ़ती थी, तो हमको दरोगा कहा जाता था। चूंकि मेरा जो अपना मूल नेचर है वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का है। जी। और किसी के भी बगल खड़े हो जाने का है। ये मायने मेरे लिए नहीं रखता है कि सामने कौन सी शख्सियत है। जी। बस मुझे ये समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ में खड़ी हो जाती थी। इसकी वजह से मुझे दरोगा कहा जाता था। अब आप समझिए कि उस जमाने में दरोगा का क्या चरित्र रहा होगा कि एक उस छात्रा को दरोगा की उपाधि मिली थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ती थी। तो मुझ में प्रशासक बनने का ही जज्बा, और मैं लालायित रहती थी कि मुझे प्रशासक बनना है। पहले तो मुझे दरोगा का ही ख्वाब आता था कि दरोगा बनना है, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है और आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है। लेकिन हुआ ये कि इतना शीघ्रता में 2 वर्ष अगर और मैं प्रयागराज रह जाती, मैं दे ही रही थी, पीसीएस प्रीलिम्स दे रही थी, लेकिन हुआ ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जब मैं यहाँ आ गई तो उस समय अस्तित्व का संकट था मेरे सामने। जी। सिर्फ आर्थिक संकट या सामाजिक संकट नहीं था, मेरे सामने अस्तित्व का संकट था। और उस अस्तित्व के संकट से मैं इतना जूझ रही थी कि मुझे सर्विस ज्वाइन ही करना था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और जब मैं यहाँ सर्विस में आ गई तो सर्विस में आने के बाद जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था वो इतना झंझावातों से भरा हुआ था और संघर्षशील था
कि यहाँ आने के बाद फिर पढ़ाई में वो धार मैं पैनापन नहीं ला पाई कि मैं उस लेवल पर पढ़कर और फिर मैं पीसीएस या आईएएस बन सकती थी। तो मुझे ये लगा, और एक चीज़ मेरे मन में और आया, उस समय आया जब मैंने यहाँ सर्विस ज्वाइन किया, मुझको ये लगा कि आपको कोई भी काम मिले, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो इतने करीने और इतने सलीके से लगाएं कि आपके निकट से गुजरने वाला व्यक्ति सोचे कि यार झाड़ू कौन लगा रहा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अब शिक्षिका हो ही गई, मैं लेक्चरर हो ही गई, तो अब इस प्रोफेशन के साथ मुझे फुलफिल न्याय करना है और इस विद्यालय व्यवस्था को पटरी पर लाकर इसकी खोई हुई गरिमा को वापस लाना है। और अब उस क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र को ही अपनी इबादत समझना, अपनी पूजा, अपनी आराधना बनानी है। और इतनी खूबसूरत बच्चियों का रंगमंच मुझे मिला है जहां मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उन्हें तराशूं, निखारूं, संवारूं और गढ़ूं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। उस समय भले मेरी प्रशासन में जाने की इच्छा थी, लेकिन आज की डेट में, आज के दिनांक में यदि आप मुझसे मेरी मंशा जानना चाहें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य का जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन शिक्षिका का जीवन सौभाग्य से मिलता है। क्या बात है, मनुष्य का जीवन भाग्य से मिलता है, शिक्षिका का जीवन जो है सौभाग्य से मिलता है। कहीं ना कहीं ये बात सटीक बैठती है उन सभी महिला अध्यापकों पे जो समाज में शिक्षा का अलग जगह रही है। मैम, अगर आपके कैरियर की बात की जाए, जैसे कि आप शिक्षिका बन गई, तो कितने वर्षों से अमेठी में एज अ शिक्षक के रूप में आप काम कर रही हैं? हाँ, मुझे लगता है कि एक युग हो गया। 2001 से मैं अपॉइंट हुई, यही फर्स्ट ज्वाइनिंग हमारी यही हुई थी और अब 2024 में आप चल रहे हैं तो 24 वर्ष मुझे हो गया, मतलब सर्विस में। बालिका इंटर कॉलेज जो है इस कॉलेज में ही। और मेरे लिए वर्तमान में मेरे इतने इमोशन उससे जुड़ चुके हैं कि अब मेरे लिए वो विद्यालय नहीं देवालय है। जी, जब आपने ज्वाइन किया था इसे, और अगर अब की बात करें, मतलब लगभग 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या आधारभूत परिवर्तन आप देखते हैं? बहुत कुछ देखते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि मेरे कॉलेज में तो बालिकाएं ही हैं, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन मैं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो दौर था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक दो लड़कियाँ थे, जैसे साइकिल चलाने वाली मैं अकेली थी, तो कई बार बच्चे हुटिंग, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे, हुटिंग करते, देखा लड़की साइकिल चला होता है, वह देखा लड़की साइकिल चला होता है, वो दौर था। और अब पूरी लाइन लगी हुई लड़कियों की स्कूटी चलाने की, साइकिल चलाने की। बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो एक बारीक सी लाइन है जिसको उस रूप में मैं कह नहीं पा रही हूं, वो बारीक सी लाइन अभी नहीं समाप्त हो रही है। अभी भी हमारी दृष्टि लड़कियों के वस्त्र पर, लड़कियों के शरीर पर, उसको हम मनुष्य नहीं मान रहे। ये मुझे जो अफसोस रहता है कि लड़की को मनुष्य नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी समाज को और भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी बालिका को, अपनी बच्ची को उस रूप में उसको मतलब उसका वो ग्रो करें, उसको हम उसका पालन पोषण करें कि वो अपने को मनुष्य माने। जैसे अगर हमको याद है कि हमारे पिताजी कहते थे कि लड़कियों को बहुत धीमे हंसना चाहिए और लड़कियों को जो है भोजन इतना जल्दी खा लेना चाहिए कोई जान ना पाए। तो आज मैं जब उस पर चिंतन करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों था कि लड़कियों को धीरे हंसना चाहिए, जब विज्ञान हमारा ये कह चुका है कि अट्टहास लगाने से और खुल के हंसने से आप निरोगी रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, तो लड़कियों को हंसने का अधिकार क्यों ना जिया जाए। आप तो हमें हंसने का भी अधिकार नहीं देते हो। हम तेज चलते हैं तो आप कहते हो लड़की तेज चलती है, उसको गजगामिनी होना चाहिए, उसको धीरे चलना चाहिए। तो तेज नहीं चलेंगे, हम खेलेंगे नहीं, हम हंसेंगे नहीं। इवन आप तो हमें वो भी अधिकार नहीं दे रहे हो कि हम अपने कपड़े को उस जो मुफ्त की धूप हमें मिलती है उस रोशनी में सुखा सकें। अभी तक अगर बात करें 20 साल के कैरियर में, जब मैम ने शुरुआत किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हुआ करते होंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम जो है डेवलपमेंट की तरफ हैं, विकास की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन मैम, इस दौरान अगर बात करें आपके कॉलेज की, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको टैकल करती हैं आप? क्योंकि एज अ प्रिंसिपल तो बहुत सारे चैलेंजेस हाँ बिल्कुल आते रहते हैं। लेकिन जब एक चीज़ मैंने ये महसूस किया कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप अपने स्टाफ के बारे में क्या कहेंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मुखिया होता है तो उससे सारे लोग खुश रहते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोग असंतुष्ट होंगे, और जब आपको काम लेना है किसी से तो असंतुष्ट होंगे। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि असंतुष्ट होना भी उनका अधिकार है। इसलिए अधिकार है कि हम जिस कुर्सी पर हैं, हमारे लिए वो हमारा परिवार है। तो क्या जब पिता मुखिया होता है अपने घर का, तो क्या उसका बच्चा उससे असंतुष्ट नहीं होता है? क्या कई बार बच्चा भी असंतुष्ट होता है। तो वो परिवार मेरा है, वो बच्चियां मेरी हैं, वो शिक्षिकाएं मेरी हैं, वो कार्यालय स्टाफ मेरा है। और जब मेरा परिवार है
तो वो चुनौतियां जब परिवार समझकर हम टैकल करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम फिर पूर्वाग्रही नहीं बनते हैं। क्या बात बोली है मैम ने कि मतलब जो इंस्टीट्यूशन है या जहाँ पे हम काम करते हैं, परिवार की तरह लोगों को स्नेह देते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो उसमें सफलता मिलती है और काम भी अच्छा होता है। मैम अगर बात करें आपके जो जीजीआईसी की, तो अभी 20 साल के टेन्योर में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज निकली है, ऐसे बच्चे पढ़ के निकले हैं जो आईएएस हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, डॉक्टर्स हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं? हाँ, आईएएस का तो इधर नहीं, सिविल सेवा में उस तरह का, लेकिन और बहुत सारे पदों पर बहुत सारे बच्चे गए हैं, आपके पॉलिटिक्स में भी गए हैं। अभी हमारी एक शिष्या जो है कुछ दिन पूर्व ही आई थी, तो मैं तो प्रथम दृष्टया उसे पहचान नहीं पाई बिल्कुल। कई उसके साथ वो गनर वनर सब आए थे और वो मुझसे मिलने आई थी। तो भाजपा की लीडर है, वो नेत्री है। क्या महसूस होता है? हाँ, और बहुत बहुत खुशी मिली। उसने आया, चरण स्पर्श किया, मैंने उसे गले लगाया, तो मुझे उसका वो मासूम सा क्यूट सा वो वाला चेहरा याद आया जब मेरे यहाँ पढ़ती थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को, मुझे जो लगता है बलवीर जी, शायद आप भी मेरी इस बात को महसूस करेंगे। मैं एक प्रिंसिपल या शिक्षिका के रूप में मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ कि कोई आईएएस बने ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बने। और मेरी कोशिश होती है कि हमारी बच्चियां अधिकतम अच्छा इंसान बने, जितना हमारी सामर्थ्य है। मैं अपनी सामर्थ्य झोंक दूं। ये बात सच है कि कोई भी व्यक्ति 100% नहीं उसमें फ्रेम में किसी को ला सकता है, लेकिन जब आप अधिकतम कोशिश करते हैं तो आपको अधिकतम उपलब्धियां मिलती हैं। तो हमको जो अधिकतम उपलब्धियां मिली, मुझे इस बात की खुशी है कि हम अपनी बच्चियों को एक अच्छा इंसान बना पा रहे हैं। और शेष तो बहुत सारे पदों पर लड़कियां ही हैं। जब हम पुरातन छात्रा सम्मेलन करते हैं तो उन छात्राओं को बुलाते भी हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं, और वो लोग भी बड़े गर्व और गौरव से आती हैं। तो विविध फील्ड में हमारी छात्राएँ कार्यरत हैं, विविध क्षेत्रों में छात्राएं जो शिक्षा ली है, जिन्होंने अमेठी गर्ल्स इंटर कॉलेज से कार्यरत हैं। मैम से ये भी बात करेंगे कि आप शिक्षिका के रूप में तो कार्यरत हैं ही, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी आप काम कर रही हैं, सामाजिक मुद्दों पे भी काम कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। लेकिन उसके बीच में जो आपका स्नेह है लेखन से है, आपने कंपोज की बहुत सारी किताबें जो है, गज़लें हैं, तो कहाँ से ये अट्रैक्शन आया, कब आपने इसको चालू किया? दरअसल कई बार जीवन में आपके ऐसा मोड़ आ जाता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया। लेकिन प्रकृति ऐसे ऐसे रंग दिखाती है कि कई बार आपको ये लगता है कि आंखें, स्थूल आंखें शायद उसको नहीं देख पा रही हैं। तो कुछ जीवन में ऐसा हुआ कभी कि जो वो दौर आया कि जैसे लगा कि जिंदगी सुरक्षित नहीं बचेगी, और कई बार ऐसा लगा कि इस जिंदगी का कोई मूल्य भी नहीं है। लेकिन होता यही है ना कि जब तिमराच्छादित होती है रात, तो सुबह ज़रूर होती है। तो जब जीवन की सुबह हुई और मैंने होश संभाला, तो मुझे लेखनी ने ही आश्रय दिया। और जिस दिन मैंने लेखनी पकड़ा तो फिर वो थमी नहीं। और 5500 गज़लें हैं मेरी वर्तमान में, क्या बात है। 500 गीत हैं और 250 मुक्तक हैं, 101 लघु कथाएँ हैं। और मेरा पहला पार्ट जो आत्मकथा का है, जो अति संघर्ष भरा रहा है, जिसमें मौत ने कैसे कई बार मेरी आंख मिचोली हुई है, कई बार मौत मेरा हाथ पकड़ते पकड़ते पीछे चली गई है। तो मौत से भी मेरा याराना रहा है। तो उस दौर में जो है, मुझे लगता है कि इस कलम ने बड़ा सहारा दिया, और उस मौत को भी मैंने जिया और ज़िंदगी को भी जिया। और सतरंगी और जाने अनगिनत रंग, जो भावनाओं का प्रवाह किसी भी रूप में मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा था और कहीं निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि एक गुरुतर दायित्व होता है प्राचार्य का, एक ऐसी पोस्ट है जहां आप सोशल इमेज होते हैं, तो आप उन चीज़ों को नहीं कह पाते हैं। लेखनी एक ऐसी विधा है कि आप जो भी कहना चाहते हैं आप सब कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतना सुखद जीवन होता उन पलों को आप जीते हैं जब आप लिखते हैं, कोई शेर लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं, उसका बंद लिखते हैं। अगर आप संयोग लिखते हैं तो संयोग जीते हैं, आप प्रलंब लिखते हैं तो प्रलंब जीते हैं, आप वीर रस लिखते हैं तो आप वो जीते हैं, आप यथार्थ लिखते हैं तो वो जीते हैं, प्रेम परक रचनाएं लिखते हैं तो आप प्रेम जीते हैं। आप जो लिखते हैं वही जीते हैं। तो मेरे जैसा विविध रंगी व्यक्ति कहाँ और जी सकता था, कौन सा मंच मेरे लिए था जीने के लिए। तो इससे बेहतर मंच क्या। मैं सरस्वती माँ की असीम अनुकंपा के लिए मैं उनके चरणों में कोटिक नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं इतने विविध रंगों को अपनी लेखनी में जी पाई। क्या बात है। देखिए कि एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी
कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। तो मैम की जो रीचेबिलिटी है, डॉक्टर साहिबा की जो रीचेबिलिटी है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उड़ान है और ये हौसला और उड़ान देने का काम करती है उन बालिकाओं को जो खासकर ग्रामीण अंचलों की है, जहाँ पे शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको भी जागरूक करके शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर। चलते चलते मैम चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, खासकर अमेठी भाषियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हमको लगता है कि अमेठी वैसे बड़ा खूबसूरत सा शहर है, छोटा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। बस संदेश यही है कि बालकों को तो आप पढ़ाते ही हैं, बालिकाओं को पढ़ने भेजिए और अपनी बच्चियों पर भरोसा कीजिए। और एक काम कदापि ना करिए जो आप बाल विवाह करते हैं, वो बिल्कुल ना करिए। और बच्चों के कपड़ों को इतना ध्यान ना दीजिए। यहाँ कोई अंग प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन अगर वो बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, वो कपड़े से ऊपर उठकर, तो उन्हें आप करने दीजिए और उनके रास्ते में बिल्कुल रोड़ा ना बनिए, बल्कि उनके सहायक बनिए। लेकिन साथ में एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि भाई जैसे हमारी बच्चियां तो हैं हमारे कॉलेज की, जिनके लिए हम उनके संरक्षक या मुखिया के तौर पर विद्यालय में हमारा दायित्व भी है, हमारी सरकारी ड्यूटी भी है, नैतिक दायित्व भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्ची या कोई भी महिला लेती भी रहती है, अक्सर महिलाएं हमारे संपर्क में आती भी रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर जो हमें ना जानती हो या वंचित हो या उन्हें लग रहा हो कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हमारे साथ जरूर आएँ। और जहां उनको हमारी ज़रूरत होगी उनके साथ मैं खुद को खड़ा करने में गर्व की अनुभूति करूंगी, क्योंकि श्रद्धेय गंगा सिंह जी के उस ऋण को भी मुझे उतारना है जो उन्होंने मेरे ऊपर किया है। ऋण उतर नहीं सकता है, गुरु का ऋण नहीं, जब माँ और पिता का ऋण नहीं उतर सकता है तो गुरु का भी ऋण नहीं उतर सकता है। लेकिन अगर उसका एक बूंद, जैसे उनका ऋण समंदर है, तो अगर एक बूंद भी मैं अगर उऋण हो सकी तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी। और एक शिष्या के रूप में मेरे जीवन की सार्थकता होगी, और एक प्राचार्य और शिक्षिका के रूप में भी मेरे जीवन की सार्थकता होगी कि मैं कुछ बच्चियों के लिए कर सकूं, और ऐसी बच्चियों के लिए कर सकूं, करती भी रहती हूं, लेकिन और भी जो मेरी पहुंच में ना हूं उनके लिए भी मैं करूं। तो मुझे लगेगा कि श्रद्धेय गंगा सिंह जी वहाँ आकाश से, क्षितिज से मुझे स्नेहिल नेत्रों से निहार रहे हैं और उनका आशीर्वचन अनवरत प्रवाहित हो रहा है, जिसके अवगाहन में मैं रसमग्न हूँ, और मेरा ये जीवन और वो जीवन दोनों सफल हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, अमेठी खबर में वक्त देने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं और देखते रहें अमेठी खबर हमारे साथ। अमेठी खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद।